हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ज क्या होता है और हम लोगों ने देखी थी चार्ज की प्रॉपर्टी। और इस बार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अगर दो चार्ज रखे हुए हैं स्पेस में, पॉइंट चार्ज कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, कितना रिपल्शन होगा, मतलब इनके बीच में कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्शन होगा। तो उसको सबसे पहली बार सजेस्ट किया था कूलम्ब सर ने। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था जिस तरह से जो दो प्लैनेट होते हैं, आपने ग्रेविटेशन लास्ट 11th में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर में, कि जो अगर दो टेरिशियल बॉडी हैं, या मतलब आप सकते हो स्पेशियल बॉडी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं, तो हेवनली बॉडीज़ के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था, मतलब उनके मास की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होगा कि दो चार्ज होंगे, उन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जो लास्ट वीडियो में कुछ एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो चार्ज और मास है वो किस तरह से सिमिलर हैं और किस तरह से डिसिमिलर हैं। तो जो चार्ज होता है बेटा, तुम्हें पता है, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मास जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ना, मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि मास निगेटिव हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मास निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, क्या अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर मास कोई मूव कर रहा है बहुत तेज से, बहुत स्पीड से, तो क्या इफेक्ट करेगा, क्या मास पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, और मास पे पड़ता है, क्या चार्ज पे पड़ता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग, दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज चार्ज, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मास, यहाँ मास लिखते हैं, उधर चार्ज लिखते हैं, क्योंकि मास ऑलरेडी आपको नोन है। मास क्या चीज़ है, ऑलरेडी आपको नोन है। मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, और यू कैन से दैट इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास क्या है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मैं लिख देता हूँ मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जो मास है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, लेकिन इसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। चार्ज भी, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मास कहाँ से आया, तो या इसमें कोई मतलब ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर कोई बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा अगर वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोग जो डील कर रहे हैं अपनी फिजिक्स में, इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो चीज़ों को डील कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, हम लोग माइक्रो लेवल पे चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप माइक्रो लेवल पे करोगे भी नहीं। ठीक है, 12th में आपका वो बियॉन्ड द सिलेबस है, तो अभी हम लोग मैक्रो लेवल की कर रहे हैं। मैक्रो लेवल सर क्या होता है, मैक्रो लेवल होता है कि मतलब बंच ऑफ मटेरियल, बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग ही नहीं कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी पार्टिकल या कोई बॉडी है तो उसका मास होगा। इसी तरह से कोई भी बॉडी या पार्टिकल है या कोई भी चीज़ है जो मैटर है, तो उसमें चार्ज भी होगा। इसी जिस तरह से मास होता है उसी तरह से चार्ज भी होता है। तो जो मास है, ये एक नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, देखो बेटा, मास क्या पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मास हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि मास नेगेटिव होगा किसी पार्टिकल का, या कोई पेन है, ये पेन है तो उसका एक मास होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, टेबल है, कुर्सी है, बल्ब है, ये बोर्ड है, हर चीज़, इवन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 × 10⁻31 है। इस तरह से प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। तो मास तो जो एग्जिस्ट करता है उसका होता है। ठीक है, तो मास जो है वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि मास नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। तो लेकिन चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है
और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बट मास ओनली पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्या उसके मास पे असर पड़ेगा? अगर मास पे असर पड़ रहा है, क्या चार्ज पे भी असर पड़ेगा? तो देखो बेटा, मास पे असर पड़ने का एक रीज़न है, वो हम लोगों ने बचपन में, या बचपन में नहीं, अभी फॉर्मूला समझ लो कि मास जो है वेलोसिटी पे कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। ये जो वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है किसी पार्टिकल की तो वो कुछ इस तरह से वेरी करता है। ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है और ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड है। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जितनी भी ज़्यादा होगी, कितनी भी है, तो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी। ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है और ये ज़्यादा है तो ये न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसमें, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा 1 से छोटा आएगा। 1 में से आप कम कर दिया तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा। जब ये पूरा फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। तो मतलब क्या, जो मास, इसको बोलेंगे मास, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। तो इसको बोलते हैं रेस्ट मास, मतलब रेस्ट मास जो आपने तोला था, ये है आपका रेस्ट मास। लेकिन जो इस वैल्यू से निकल कर आएगा, मतलब वेलोसिटी आपकी कम है और स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी वेलोसिटी आपकी, तो ओवरऑल जो यहाँ पे जो नंबर आएगा निकलने के बाद वो 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कंपेरेटिव होगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तो मास हमको ज़्यादा फील होगा। लेकिन इन केस ऑफ चार्ज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नो चेंज, नो चेंज। मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल का ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज पॉजिटिव था, वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो निगेटिव हो गया, या फिर निगेटिव था और उसकी स्पीड बढ़ने से, ठीक है, या घटने से वो चीज़ चार्ज के जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ना ही ऐसा हो सकता कि चार्ज 10 कूलाम था अब वो 9 कूलाम रह गया या फिर 12 कूलाम हो गया, ऐसा नहीं। चार्ज जो है पॉजिटिव है और जितना है, अगर 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड से मूव करें। लेकिन मास क्या है किसी बॉडी का, वो घट बढ़ जाता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। और ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। दूसरी बात ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में रह सकता है। ये जो है मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज़ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो आप खुद ही लिख लेना, इट इज़ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। यहाँ पे इट इज़ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं, आप ऐसा करो इसको जब तक उतार लो, और अब हम लोग एक क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास 100 ग्राम वाटर रखा हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम वाटर रखा हुआ है। अब उसमें बताना है 100 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज, हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, तो आप समझ लो कि अगर वो 100 ग्राम वाटर है तो अगर मैं 100 ग्राम वाटर को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे मुझे को। अगर मेरे पास 100 ग्राम पानी है
उससे मुझे ये पता लगाना है कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कोई वाटर का पार्टिकल है इस तरह से, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होगी उसकी HOH। ठीक है, तो अब मेरे को बताना है कि इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे बेटा, देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसका 8 होगा, इसका 1 होगा। तो ये इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जैक्टली इसमें भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो चार्ज तो मुझे मिल गए, मास कैसे निकालूं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कैसे निकालते हैं बेटा, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बोलूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 1। मॉलिक्यूलर वेट अगर मास बोलूं, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा इसका हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 1 और इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा मेरे पास, 18। ठीक है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर वेट वाटर का। तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी कोई आपको पानी दे रखा है, जो लिक्विड दे रखा है, जितना भी दे रखा है, डजंट मैटर, आपसे पॉजिटिव चार्ज पूछे या नेगेटिव चार्ज पूछे, आपको सबसे पहले जितना भी वाटर है उस वाटर को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन में आपके उसके जो आपको ये वेट दे रखा है, इस वेट को अपन लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूलर मास से 18। तो ये क्या मिल जाएंगे मेरे को, नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये कितने मोल हैं पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोल मिल गए, अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये बात तुमको पता है, क्योंकि 1 मोल कितने बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कह सकते हो आप यहाँ पे, मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल होंगे एक मोल के अंदर, तो बेटा इतने मोल आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, मोल की जगह पे इतने मॉलिक्यूल लिख दो। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, और ये आपका मोल की जगह पे आपने ये मॉलिक्यूल लिख दिए 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू निकल रही है, अब हम लोग तुमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। तो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है वो 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं होगा कि 2.5 चार्ज है, 2.5 E है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोगों ने क्या मानी थी, E मान ली थी। तो हम लोगों ने जो हमारा जो लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा Q इज इक्वल टू NE निकल के आता है। तो E क्या था बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट थी चार्ज की, इट वॉज द स्मॉलेस्ट। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके मैं इसको मिटा देता हूँ। ये दिख रहा है ना इतना, हाँ तो ठीक। तो E जो पता है आपका वो है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है भाई, और ये जो है ये इंटीजर मल्टीपल है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी 1 2 3 4 5 टाइप की। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी n की जगह पे, n की जगह पे जो भी होगा वो एक इंटीजर होगा, प्रॉपर होल नंबर होगा। ओके, तो हमारे पास जो हमें चार्ज निकालना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज, हमें पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ कितना नंबर कितना है उन चार्जेस का, कितना नंबर है, उस नंबर को निकालने के लिए हम लोग ये सब निकाल रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज आ गई है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स में बताओ, खुद पता है आपको, जो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे,
पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, ये क्या निकालना है हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। भाई यही पॉजिटिव चार्ज होंगे, इतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज निकालने की बात, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 10। ये जो वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 वैल्यू आएगी। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर जो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कि 10 एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल निकल कर आ गया आपके, और उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे, ठीक है, अब आपने ये निकल गया। तो ये वैल्यू जो पूरी निकल कर आई है, ये आई है n की वैल्यू, जो हमने वहां लिखी है आपको n, ये n की वैल्यू निकल के आ गई। तो चार्ज निकालना है आपको पॉजिटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, Q से मल्टीप्लाइड करना होगा। मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है E है, तो E की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, 1.6 × 10⁻19। तो जो E की वैल्यू होती है Q = NE, मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे। और तुम्हारे पास N ये आ चुका है, ये पूरा जो है क्या है N, और E से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो पूरा नंबर है इसको क्या करना है, E से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पूरा नंबर यहाँ लिखो आप, ठीक है, ये पूरा नंबर यहाँ आ जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, E से। E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो आपका ये क्या निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज निकल जाएंगे। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से नेगेटिव चार्ज भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप इसे उतारो, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसे उतार लो आप पहले। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दो पार्टिकल स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है, दो पार्टिकल कुछ स्पेस में रखे हुए हैं। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, इस तरह से रखे हुए, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये कुछ एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ मान लो, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज, चार्ज 1, चार्ज 2, उप्स, चार्ज 2, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q1, और इस पर मान लो पॉजिटिव Q2। तो अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये हम लोग कूलाम लॉ को ड्राइव करने की बात कर रहे हैं। कोई दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कूलाम सर ने सजेस्ट किया, और वो कुछ इस तरह से कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, अब वो फोर्स दो तरीके का हो सकता है, या तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि रिपेल और अट्रैक्ट कैसे करते हैं। रिपेल सिंपल से जब सेम काइंड ऑफ चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। और यही सेम चार्ज ना होके, मतलब अपोजिट चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स लगने वाला है इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा। पहला वाला चार्ज ये मान लिया आपने, पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, दूसरे वाले चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। मतलब पहला वाला चार्ज बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, दूसरा वाला चार्ज बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा।
और क्या करेगा, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करेगा। मतलब जो चार्जेस हैं, पहला जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ओवरऑल जो लिखा जाएगा, ये कूलाम ने जिसको पूरी तरह से ओवरऑल लिखा है वो लिखा है जो इस तरह से, अगर मैं इसको समेट के लिख दूं तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे तुमको पता है कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैंने मान लिया वो कांस्टेंट है के। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या है, के की एक वैल्यू है प्रॉपर 9 इंटू 10⁹ और इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, इसी फोर्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है 1/4 पाई, ये के की वैल्यू है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब ये ज़ीरो है, एप्सिलॉन ज़ीरो। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट पर ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। अगर ये फ्री स्पेस है तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी 9 इंटू 10⁹ होगी। अगर यही चीज़ किसी मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दो या फिर ग्लास में, किसी भी चीज़ में डालोगे तो मीडियम चेंज करने पर ये वैल्यू बदलती रहती है। तो ये जो परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जो चार्जेस हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगेगा, किस काइंड का फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो चार्जेस फोर्स जो है कुछ इस तरह से लगने वाला है, अपोजिट, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इसको इधर ढकेलेगा अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला जो चार्ज है दूसरे इसको कहाँ ढकेलेगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही चार्ज, अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, ये चार्ज 1 है तो फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से, 2 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसी तरह से हम इसको लिख देते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये दूसरा चार्ज है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब सर ने ये बताया कि ये जो चार्ज एक दूसरे से रखे हुए हैं ना, ये चार्ज इस तरह से रखे हुए हैं, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से लिख दूं, ये इनका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर मैं ये मान रहा हूँ उनका। तो जो कूलम्ब सर ने ये बताया कि भाई जो चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज हैं, ये दो चार्ज रखे हुए हैं, इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए। फोर्स जो लगेगा हमेशा सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगेगा, मतलब ये जो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी इस वाले फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। कंडीशन क्या है, शुड बी सेम लाइन ऑफ एक्शन, शुड बी सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी तो हम लोग वहाँ पर ये नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल दो फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में टॉर्क आ जाएगा। ओके, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी बात क्या है कि दोनों चार्ज जो होंगे, दोनों जो फोर्स निकल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 बराबर होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हमेशा बराबर होगा
मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा बराबर होने वाला है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट लगेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगेंगे ये, ठीक है भाई। ओके, कि ये 3 पॉइंट होगा कि ये दोनों चार्ज हैं, इन पे जो फोर्स लगने वाला है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा। दूसरी बात ये है कि इनके दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो फोर्स निकल कर आ रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है एग्जैक्टली, और जो इस पर लग रहा है वो इसकी वजह से चार्ज लग रहा है। तो वो जो फोर्स है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, वो बराबर होगी, लेकिन कैसे होंगे, दूसरे से अपोजिट है। देखो ना, ये अगर ईस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। तो ये लिख दिया फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 3 बातें हैं जो आपको याद इस फॉर्मूले को याद समय ध्यान रखनी है। और जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि उन दोनों का चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, मतलब उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बोलता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यूनिट भी लिख दो, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर है ना भाई, ये इधर लाओगे, ये इधर ला जाओगे, तो ये कूलाम स्क्वायर ऊपर हो गया, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और टोटल जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं पूरी के की, के क्या है, के इज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी लिख रहा हूं मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, दिख रहा है ना ये। तो ये जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻9 आती है, और इसकी जो यूनिट होगी सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम स्क्वायर, सिंपल, ठीक है भाई। तो ये सब बातें थी कूलाम लॉ के बारे में। तो जब तक आप इसे मिटाओ, जब तक आप इसे लिखो मैं इसको मिटाता हूँ, ओके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक बॉडी रखी हुई है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज के पास किसी एक बॉडी को लाया जा रहा है, और वो बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल कर रही है, मतलब करीब लाया जा रहा है लेकिन दूर भाग रही है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो बॉडी है इस पर चार्ज क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है तो इसको रिपेल कर रहा है, तो मतलब ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पर एक बॉडी लाई जा रही है, ठीक है। और ये बॉडी कैसे जा रही है, रिपल्शन हो रहा है इसमें, रिपल्शन। जब आप इस बॉडी को करीब लाते हो तो उसमें रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। और जैसे रिपल्शन होता है तो पूछा गया कि नेचर ऑफ बॉडी कैसा है, बॉडी का नेचर क्या है। तो नेचर कैसा है, ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव के पास आप ला रहे हो तो बॉडी का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो बॉडी का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर बॉडी फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल आपके पास रखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज, यही इसी क्वेश्चन को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये दूसरी प्रॉब्लम है, और अब जो बॉडी आप ला रहे हो वो इस चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रही है। ये कोई दूसरी बॉडी थी, अब ये अट्रैक्ट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, तो बॉडी कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, बॉडी निगेटिव होगी, बी पॉजिटिव होगी, ये न्यूट्रल होगी, है भाई, बॉडी न्यूट्रल होगी। ये 3 क्वेश्चन दे रखे थे आपको, मतलब 3 आंसर दे रखे थे। तो बॉडी जो है
सिंपल सी बात है कि अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इस पर। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं है, यह इसमें लिखा हुआ है तीनों पॉसिबल हैं। ये डी आंसर है आपका, ऑल आर पॉसिबल, ऑल आर पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है बॉडी, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है तो सच तो ये है कि बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अगर निगेटिव है तो बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है कि अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन अगर बॉडी न्यूट्रल है या पॉजिटिव है तो कैसे अट्रैक्शन होगा, इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो कभी भी आप आंसर ये मत लगा देना वहाँ पे कि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, एक चार्ज और बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो बॉडी हमेशा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है आपका तो बॉडी निगेटिव होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन ये केस कब का है, जब अट्रैक्शन हो रहा हो। रिपल्शन के केस में तो बिल्कुल क्लियर है कि सेम काइंड ऑफ चार्ज दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन अट्रैक्शन केस में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों क्रिएट हो जाती है? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बॉडी होती है उसमें जो चार्ज जो वेरी करने लगता है, हम लेकर आए थे लास्ट वीडियो में कि एक स्फीयर थे रखे हुए करीब करीब और एक चार्ज की छड़ लेकर आए थे, ठीक है, ग्लास रॉड की। तो उसके पास लाने के बाद देखा था कि जो स्फीयर था पहला वाला, वो इसकी वजह से इंडक्शन में आने की वजह से अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। ठीक इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव बॉडी रखी हुई है तो ये न्यूट्रल बॉडी आपके पास आ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बॉडी अभी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल बॉडी लेकर आए। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, जिसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे आप इसके पास लाओगे तो क्या होगा, इसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं सही से लिख देता हूँ उसको, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखो, ये डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल की, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल की, और ये डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की। तो अट्रैक्शन, भाई फोर्स हमने क्या पढ़ा था अभी, फोर्स पढ़ा था कि फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे जो चार्जेस की बात करूँगा तो जो चार्जेस हैं वो दोनों ही बराबर हैं, ये ठीक है, चाहे इससे आप निकालो चाहे आप इससे निकालो, चार्जेस में तो मतलब मैटर नहीं कर रहा है। ये पूरी क्वांटिटी फिक्स होने वाली, तो डिपेंड किस पे करने वाला है, डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच में जो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसकी है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ए, और इसकी वजह से बोलता हूँ क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है यहाँ पे कि अट्रैक्शन का चार्ज ये, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ, अट्रैक्शन, डिस्टेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ रिपल्शन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आर ए यहाँ से क्या है, आर ए कम है, आर ए ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, मतलब रिपल्शन वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे को रिपल करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस पूरी बात को यहाँ फिट करते हैं, जिसकी अगर हम लोग अट्रैक्शन है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ठीक है। अगर बॉडी न्यूट्रल है तब तो नेट इफेक्ट आपको क्या आएगा, ये आपको नेट इफेक्ट आ जाएगा, नेट इफेक्ट, ठीक है। अगर बॉडी न्यूट्रल भी है तब भी वो इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी चार्ज्ड है, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। अगर बॉडी चार्ज्ड है मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तब भी वो, और ये आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स है ये, इसी चार्ज को हम लोग बार बार ले रहे हैं। अब बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक है, लिटिल बिट, ठीक।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा हैं, बराबर नहीं है लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी देखो डिस्टेंस क्या है, इनकी ज़्यादा कम है अट्रैक्शन की, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से लगेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से, ठीक है, सही है। तो अभी क्या है, फिर से वही कंडीशन पैदा हो गई यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ आर ए इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ आर आर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आर आर होगी, मतलब जो सेम काइंड ऑफ चार्ज हैं उनकी डिस्टेंस और ये अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी जो डिस्टेंस है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसका स्क्वायर करने पर, तब भी इफेक्ट क्या आएगा, अट्रैक्शन ही आएगा। तो नेट इफेक्ट इज अट्रैक्शन, नेट इफेक्ट इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ रोक रहे हैं, और हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इसके बेस्ड क्वेश्चन पे, कूलाम बेस्ड क्वेश्चन पे। तो जब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है, ओके बाय।